Okay. So this is the third day of revision वाला session and आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. एक सेकेंड. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बच्चे. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन और वैसे इसी में इन्वॉल्व होता है, ये सब चीजें देखेंगे. कल का लेक्चर, आज का लेक्चर दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले आप ही की प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. देखो ड्रिल बड़ी सिंपल रहेगी. आई विल गिव यू द टाइम और आप सॉल्व करोगे और फिर जब मैं कहूँ तभी आप आंसर करोगे. ठीक है, स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. पूजा 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 पूजा. मैम इसमें डायग्राम भी था एक. कहाँ है डायग्राम? बना लो खुद से. मेरे को तो फोटो में भी नहीं भेजा था. तुमने भेजा था? हाँ क्वेश्चन में. एक सेकेंड. पूजा बेटा, आ रही देव? भाई अप्लाई करो. फिर आप लोग, आप बोल रहे थे ना आपको प्रॉब्लम में कुछ पूछना था, तो क्लास के बाद रुक जाना इफ यू वांट. एक सेकंड, मैं देख रही हूँ आपने कहाँ भेजी थी मुझे प्रॉब्लम. ओके या तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि ये एक 4 kg का ब्लॉक है. ठीक है, एक स्ट्रिंग है, फिर अपने पास एक 2 kg का ब्लॉक है एंड two blocks are connected by string as shown in the diagram. The upper block is hung by, यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग है. ठीक है, and the thing is a force F applied on the upper string produces an acceleration of 2 meters per second square in the upward direction in both the blocks. If T and T prime be the tensions in the two parts of the string, then आपको T और T prime का वैल्यू निकालना है. अभी सही है? यस मैम. T टेंशन आप इधर बोल दीजिए और T प्राइम इधर बोल दीजिए. You need to find out T and T prime. और अभी समय थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. ठीक है, आराम से सॉल्व करो. बताओ. मैम इसमें जी की वैल्यू 9.8 लेनी है. हाँ देखो 9.8 लेके अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो इट्स बेटर कि अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, और अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा तब तो देख लेंगे. ठीक है, 10 लेके कर लो फिलहाल. हाँ 10 इजी पड़ता है ना, अप्रोक्सीमेशन अपन कर लेंगे बाद में. वैसे हाँ करो करो भी करो. चलो तो बताती हूँ, मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ. हर्षित पोल लॉन्च हो गया बच्चे, उधर वो आंसर कर दो. मतलब
ओके, आई गॉट योर आंसर। बाकी फटाफट से बच्चे करो बाकी। मैं करा दूं अभी? देखो मेरे पास वोट्स तो कितनी आई हैं अभी तक। आई गॉट ओनली 6 votes till this point. एटलीस्ट 4 और कर दो। मैम इसमें ना आंसर चेंज करने का ऑप्शन भी आता है। यस। क्या? नहीं नहीं, आंसर एक बार हो गया हो गया। मैम ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मैंने कोई ऑप्शन मार्क कर दिया, मैं दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज पे क्लिक कर दूंगी तो वो चेंज हो जाएगा। हो जाएगा? मतलब यस मुझे नहीं पता, मैंने कभी पोल साइड से उधर साइड से नहीं यूज किया ना। मैम, हो जाएगा। रिस्पॉन्ड, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। बच्चे तो कहते हैं उनके आंसर्स गलती से हो गए, दोबारा नहीं हो सकते। मैम नहीं हो रहा। मैं नहीं बता हो रही हूँ रहा। कनिष्का के पास अलग शक्तियां हैं। इधर आओ, अब मैं करा दूं ये क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, देखो पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ना अगर मैं एक बेसिक ब्रेक डाउन करके तुम्हें दूं तो मैं बोलूंगी कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो। फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हारी बहुत सारी समस्या ना आधी कर देगा। यहाँ पर भी वही केस है। आपको ये जो डायग्राम दे रखा है, देखो ये है 2 kg का ब्लॉक है, इसका अलग डायग्राम बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, और 4 kg का अलग बना लो। दोनों से इक्वेशंस बनाओ, काम निकाल लो। इन्होंने क्या बोला कि ये जो पूरा सेटअप है इस पे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है ना 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, देखो इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। यस मैम। तो बस वी विल मार्क इट लाइक दिस कि भाई एक्सेलरेशन तो ऐसे है। यहाँ पे अब दोनों कनेक्टेड बॉडीज हैं तो कनेक्टेड बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होता है। ठीक है, आप यहाँ पे सारी फोर्सेस शो कर दीजिए। देखो इसका वेट 2g डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सिमिलरली इसका वेट भी 4g डाउनवर्ड एक्ट करेगा। 2g पर मैंने t वाला कंसिडर किया था और डाउनवर्ड डायरेक्शन में t प्राइम लग रहा होगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ t प्राइम लग रहा होगा। ठीक है, नाउ यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। एक मिनट, कोई प्यारा सा बच्चा आया है अभी। या सो द पॉइंट इज, आप यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए। ये हो जाएगा t माइनस 2g माइनस टी प्राइम इज इक्वल्स टू 2 into a। वेरी गुड, इधर लिख दीजिए t प्राइम माइनस 4g इज इक्वल्स टू 4a। कूल, यहां से आई गेस मुझे t प्राइम का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, क्योंकि t प्राइम हो जाएगा 4 into 2 8 प्लस 4 into g 40, which would give me लगभग 48 न्यूटन्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, so it would become t is equals to 2 into 2 4 प्लस 20 और प्लस 48। सॉल्व कीजिएगा इसको तो 48 4 72। दैट्स गुड। बेकार में मैं स्ट्रगल करती हूँ, फिर तुम्हें बताते। ठीक है, सो अब देख लो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में पॉइंट पॉइंट दिख रहा था तो 9 वगैरह उन्होंने मार्क किया होगा। 72 और 48 टी एन टी प्राइम बोला है ना। हाँ, 72 48 72 48 72 आई गेस ऑप्शन डी। यस मैम। ठीक है, आप ऐसे काम चला सकते हो। 9.8 ना आपको बहुत तकलीफ देता है भाई सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए बेटर है कि हम लोग इजी वाला पकड़ ले और बाद में अप्रोक्सीमेशन देख लें। इन केस अगर वेरिएशन बहुत क्लोज होता तब आपको 9.8 ही करना पड़ता। इज दैट ओके? मेरा भी सही था आंसर। चलिए दैट्स कूल। अच्छा एक चीज बताओ, ये बैकग्राउंड सही लग रहा है स्लाइड का? यस मैम। ठीक है, Yes, तो ये ma'am. रहेगा जब तक मैं बोर नहीं होती इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से ही आया था कि वी हैव अ होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर of weight W rest on 30 degree incline A and against the smooth vertical wall as shown in this figure. If normal reaction from incline A and vertical wall B, okay, are N1 and N2 respectively. ठीक है, बढ़िया, करो सॉल्व। समय दे देते हैं आपको। करा था पर मेरा अजीब सा आंसर आ रहा था। कोई नहीं, अभी देखते हैं कि क्यों अजीब आया। अभी टाइम हो रहा है 15:15।
कुछ तो मैजिकल होगा इसमें। फिर हमारे पास टाइम है 15-17। ठीक है, सॉल्व कीजिए। टेस्ट का लेवल डिफिकल्ट होगा क्या? मैं सही बताऊं तो मैं वाकई सच में भूल गई हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये कैसा पेपर है आपका? बट नहीं, रोना नहीं, नहीं। सामने से रोके दिखाना। ओके, ऐसा रो मत, मुझे हंसी आ रही है। हाँ, ओके, जस्ट वेट। ठीक है, या आपको हमारे मुझे ऐसा पर हंसी आ रही है। या आई गोना मिस वो पर्सनली, तुमको ऐसे देख के तुम टेंशन ले रहे हो तब रोने हंसने में, सॉरी। हमारे ऐसे मार्क्स आएंगे कि हम यहाँ पे आके आपको बता भी नहीं पाएंगे, इतने बुरे मार्क्स आए हैं। बेटा मुझे पता चल जाएगा सब, मुझे सब पता है। और फिर मैं तुम्हें पर्सनली बताऊंगी, ऐसे इधर आओ। फिर तुम बोल दो ना मैं स्ट्रिक्ट हूँ, फिर तुम फील कर पाओगे। अभी मेरे पास वो वाला यहाँ पे डेविल वाला साइन नहीं आ रहा, मतलब मैं डेविल वाला इमोजी भेजती तुम्हें। उन्होंने सारे क्यूट क्यूट इमोजीज दे रखे हैं, व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ठीक है? या अरे टेंशन मत लो, देखो मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है? कोई इसमें वो नहीं है, सब अच्छा है और तुम लोग कर टेस्ट सकते हो। कैसा आएगा? अच्छा आएगा, ठीक है? बहुत बेसिक भी नहीं होगा, बहुत टफ भी नहीं होगा, यू कैन डील विद इट। एंड आई रियली वांट कि भाई तुम अच्छे से करो। वहां पे तो बेसिक से सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, आज की 2 पीडीएफ जो मतलब आज वाली और कल वाली, उनको अच्छे से रिवाइज करो। मैंने आपको कल कुछ टॉपिक्स बोले थे कि भाई ये है, आप उनको उनसे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है? एंड आई बिलीव कि यू कैन डू द थिंग्स। अगर आप क्लास के नोट्स थोड़ा दिमाग में बिठा के जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है? बेटे पीडीएफ देखो आप। चलिए, समय हो गया है, समय समाप्ति की घोषणा। और मेरे पास ना एक वो भी है आज तो, इंस्ट्रूमेंट मैं आपको लॉन्च कर दिया है मैंने पोल को, बच्चे उधर आंसर कर दीजिए और फिर आगे चलते हैं। आपको नए उपकरण की आवाज सुननी है? उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट। यस मैम। थैंक यू। मैम आपने थैंक यू क्यों बोला? क्योंकि मैं इसको ना पहले क्लास में लेके बैठती थी, लाइक स्टार्टिंग में, और फिर ये मैं भूल गई इसको अच्छा खेलना। मैम समझ गए। नहीं वो वाला नहीं है, मैडम कैक्टस। इट इज डायरेक्ट टू मीटर, न्यू इंस्ट्रूमेंट। अभी तुम आवाज सुनना। आई? नो मैम। समझ नहीं आई मैम। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही? नो मैम मैम। झुनझुना सा लग रहा है कुछ। या इसको ना मैंने ट्रेड फेयर से खरीदा था, वहां पे भीड़ बहुत थी ना, तो मैं से बजा बजा के लोगों से जगह मांग हाँ रही थी। यस, ताकि हमने आपने हमें दिखाया था हमारी फर्स्ट क्लास। या डायरेक्ट टू मीटर है, ये कुछ और चीज ना बच्चों का खेलने का, बट आई टुक इट। चलिए अब मैं कास्टिंग वाला टॉय था ना, वो सेम मेरे घर में भी था पर वो टूट गया। मेरे पास तो एक नया भी है, पांडा वाला। मुझे तो दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा, नहीं मैं तुमको अभी दिखाऊंगी, चलो बाद में वीडियो फोटो भेजूंगी, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं करूं अभी। यस मैम। आप लोगों ने पोल पे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है, मतलब 28 बच्चों, पूरे के पूरे 5 बच्चों ने रिप्लाई करा है। 5 मैम मैंने भी करा है। 5 बच्चे, उम्मीद नहीं थी मुझे क्वेश्चन इतने मेरा था, ज्यादा। मुझसे हुआ ही। मैम अरे सही कोई नहीं, आंसर पे करा या गलत पर? मैं तो देख ही नहीं पाई ना, 5 के आगे मेरी आंखें छोटी हो गई कि इतना ज्यादा रिप्लाई कर दिया कैसे। सही पर अच्छे वोट हैं 5 में से, मैं क्या ही बोलूं बस। देखो फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये जो ए वाली वॉल है, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ना, नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली ऐसे यहां से टच करता हुआ,
Yes, ma'am. Yes, this is your Na. Similarly बेटा, कलर की कमी है नहीं हमारे पास, ये जो बी वाली बॉल है ये बिल्कुल अपने कांटेक्ट पॉइंट से स्ट्रेट फोर्स लगाएगी, दिस वुड बी NB। और आपको पता है चाहे कुछ हो जाए, वेट ने तो बस एक ही काम सीखा है कि भाई हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे इस तरीके से। इज दैट फाइन? इन्होंने वेट Yes, वेक्टर भी दिया था, बस yes, ma'am. ये तो चीज है। हमें क्या बोला था बेटा, ध्यान से देखो, स्फीयर ऑफ वेट, अच्छा इसमें लिखा हुआ नहीं है रेस्ट, हाँ ये रहा रेस्ट। अगर यहाँ पे रेस्ट वर्ड लिखा हुआ है तो उसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये चीज किस में है, ये स्फीयर किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो उसका सिंपल सा जो सेंस है, पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस। और इसका सिंपल सी कहानी है कि भाई नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी इज सपोज्ड टू बी 0। तो बेटा यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सबका सम NA वेक्टर प्लस NB वेक्टर प्लस W वेक्टर, इट इज सपोज्ड टू बी 0। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको दोनों नॉर्मल रिएक्शंस का ऐसे बोला है, बस कोई वेक्टर फॉर्म कोई एंगल कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर। मैम मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना के फिर उन्हें इक्वेट कर रही थी। हाँ वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ना सब जगह वेक्टर वेक्टर लिख रखा है, कंपोनेंट्स ब्रेक करने जैसा जरूरत ही नहीं है। तो जो चीज मेरी 1 मिनट के अंदर आ सकती है, व्हाई आई गोना वेस्ट लाइक 2 मिनट्स ऑन दैट, नहीं ना। मैम ये जो फोर्स है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों लग रही है, मतलब ये अंदर की बेटा तरफ भी तो लग सकती है ना body ना 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 ना, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स जो हमेशा कभी प्ले में आएगी जब भी देयर इज अ कांटेक्ट, और जहां भी जिस भी पॉइंट पे कांटेक्ट है सरफेस से परपेंडिकुलरली जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलरली। ये भी लगाएगा कांटेक्ट पॉइंट पर ही लगाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग, ये बात आप कभी मत भूलना, मतलब मैंने बताया था कि जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम, तो किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है, बॉडी पर फोर्स जो लगती है ना बेटा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी हम ये वाली फोर्सेस को मेंशन नहीं करते फ्री बॉडी डायग्राम में जो बॉडी लगा रही होती है। ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, उन फोर्सेस को आप ड्रॉ करते हो। इज दैट फाइन? यस यस यस, चलिए बहुत बढ़िया। इसी बात पे अब मैं पोल लॉन्च ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे बनाने में तकलीफ होती है, जितनी मिनट मुझे बनाने में लगती है उससे कम बच्चे आंसर करते हैं। आई डोंट लाइक इट। अब वाला क्वेश्चन कीजिए, ये भी आप लोगों ने प्रॉब्लम में पूछा था कि एक रॉकेट है, ओके, जिसका लिफ्ट ऑफ मास इतना है, कूल, ऑब्वियसली रॉकेट है, ऊपर गया। इनिशियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, इनिशियल थ्रस्ट निकालना है आपको ब्लास्ट का। बताइए, अभी समय हो रहा है बच्चे 15:23। थ्रस्ट क्या होता है? क्या बच्चे? मैम थ्रस्ट क्या होता है? ओके, थ्रस्ट इज काइंड ऑफ प्रेशर। आपने सुना है वो अप थ्रस्ट और समथिंग फ्लूइड वगैरह में? फोर्स ऑफ पुश। बेसिकली परपेंडिकुलर, इसमें डायरेक्शन फिक्स होती है कि जो परपेंडिकुलर फोर्स को यूजुअली थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और कई बार इसका मतलब पर यूनिट एरिया वाली चीज पहुंच जाओ तो वो भी आ जाता है। वैसे आप इसे फोर्स की फॉर्म में ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इस यूजुअली थ्रस्ट के साथ जैसे फोर्स तो किसी भी एंगल पे भी हो सकती है, बट थ्रस्ट के साथ एक वर्ड कनेक्ट होता है एंड दैट इज नॉर्मल, ठीक है। जैसे कि ये कोई फोर्स, ये कोई सरफेस है, सोचो इस पे मैं ऐसे फोर्स लगा दूं तो मैं पूछ रही हूँ थ्रस्ट कितना है, तो यू विल आंसर दिस कंपोनेंट। कूल। फिर तो इसमें 0 होना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्यों? व्हाई? क्योंकि एंगल तो 0 होगा। नहीं तो वो उसके केस में अलग था ना, फोर्स उसमें ऐसे लग रही थी, वो तो अलग सिचुएशन है, फॉर्मूला थोड़ी है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर वाला कोई कंपोनेंट आपको कंसीडर नहीं करना है, दैट्स द पॉइंट। इसका आंसर एक लाइन का है लिटरली, मैंने जगह छोड़ी है क्या? फिर भी छोड़ रखी है।
चलो मैं आपको अपनी ड्राइंग का परिचय देती हूँ। बताओ हो गया क्या? मैम सी। हाँ बेटा बिल्कुल सही। नूर पहले से ही खुश है रिकॉर्ड, हाँ ड्राइंग देखने से पहले ही। देखा, दिस इज द रॉकेट। लग रहा है क्या? हम पहले मेरे को लगा वो ऐसे करके हम घर नहीं बनाते थे बचपन में। ऐसे कौन सा घर बनता था? चिमनी है ये घर के ऊपर की। मैम वो स्टार्टिंग में ट्रायंगल करके फिर वो वर्ट हॉरिजॉन्टली फिर स्ट्रेट लाइन लेके जाते थे सारी, फिर उसमें ऐसे जोड़ते थे, घर बन जाता था एक। अच्छा आपने नहीं बनाया? नहीं नहीं वो नहीं, अच्छा मैं तो मम्मी बनाती थी ड्राइंग। उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर और उसकी खिड़की भी स्क्वायर होती है। अच्छा 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 वो वाला, ये वाला। यस मैम, मेरे को लगा वही वाला घर बना रहे हो। नहीं नहीं नहीं। ओ ये ऐसे राइट, ऐसे विंडो भी बना दी। ये एक घर खुला हुआ, गेट खुला हुआ ना, ये ड्राइंग। यस मैम। एक ही रूम है। अरे घर से रास्ता निकलता हुआ है यहाँ पे। दैट्स कूल। तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने एक बार ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया लिया था। लात मार के भगाया था उन्होंने मेरे को कि बहुत हो गया, चलो भगो, देख नहीं पा रहे हम लोग। अच्छा ठीक है, मजाक बाद में। एक बात बताओ, इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यस राइट? यस मूव ये अपवर्ड करेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसमें एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हो तो एक सूडो फोर्स आती है, और सूडो फोर्स का सिंपल सा काम होता है -ma। माइनस क्यों लगाता है ये? कि जो भी एक्सेलरेशन है ना, ये उसके ओपोजिट उठा के लगा देता है कि इसको बस ओपोजिट लगा दो काम हो जाएगा। न्यूटन के लॉज आप फिर लगा सकते हो। तो कुल मिला के इस पे जो फोर्स आएगी ना, दैट फोर्स इज mg+a। यही सेम सिचुएशन अपन लिफ्ट में भी पढ़ते हैं कि लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मास कितना दे रखा था आपको? 3.5। अपनी मैथ्स को ध्यान में रखते हुए आई वुड लाइक टू राइट इट इन फ्रैक्शन, क्या पता इजी पड़ जाए। 10⁴ जी 10 हो जाएगा। ए कितना दे रखा है आपको? 10, तो 20 लिख दूं डायरेक्ट? 2 से 2 कैंसिल, इट इज 7 × 10⁵ न्यूटन। कूल। यस मैम। ठीक है, और मैं, आप तो लोग दोगे नहीं, मैं अपनी ड्राइंग को खुद ही नंबर दे देती हूँ। 2 स्टार। चलिए, मैम हम 3 स्टार देते। अच्छा मैंने 2 स्टार आउट ऑफ 2 स्टार दिया था। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का ही था कि we have a lift of mass this moving from rest in the upward direction as shown in this figure. The speed of lift T1, T2 and T3 stands for tension in the rope from 0 to 2 seconds, 2 to 6 seconds. Okay, हमें दे रखा है क्वेश्चन में। आपको बताना है इनका रेशियो क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है, हो जाएगा। समय देते हैं आपको, अभी हो रहा है 15:29। आप लोग 15:31 2 तक कर लो, चलो। मैम हाँ जी, मैम मेरा एक डाउट था मैम, वहाँ पे रोल नंबर भी दिए जाएंगे? क्या दिया जाएगा? मैम रोल नंबर। रोल नंबर तो स्टूडेंट आईडी होगी ना, आपके पास होगी, राइट? यस मैम। मुझे बता दिया करोगे आप, मैंने जो बात कही है वो आपका आंसर है कि नहीं। कई बार ऐसे ना कुछ भी बोल देती हूँ, तो मुझे बता देगा कि सही गया कि नहीं। आई फेल्ट कि आप यही पूछ रहे थे कि आपको अवंती तो कोई रोल नंबर नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है। तो मैम स्टूडेंट आईडी के हिसाब से बच्चे बैठेंगे क्या? पता नहीं, मतलब मैं गई नहीं ना, पिछली बार भी नहीं आई थी, इसलिए आई एम सो अननोन।
पर एक चीज बताओ, आप में से सब जा रहे हो ना ऑफलाइन टेस्ट देने? यस मैम। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है बेटा। आपका ना मौसम है? नो मैम, सुहानी दीदी के फोन से लिया है। ओह यार, मतलब मौसम इज सो क्यूट, दैट्स कूल। हाँ, तो अगर किसी बच्चे के मन में है कि वो टेस्ट देने नहीं जाएगा तो प्लीज आई इंसिस्ट कि प्लीज जाओ। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो वैल्यू एडिशन होगा ना आपकी स्ट्रैटेजी में, आपके प्लान्स में, ये अलग लेवल पे होगा। ठीक है, आप देखना, आप ऐसे टेस्ट को कभी भी मिस मत करा करो, ऑफलाइन अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, जाया करना टेस्ट देने। कोई मैम हाँ जी बच्चे। मैम एक और ऑप्शन ऐड कर दो, 200 रेज टू 0 रेज टू -400। हमें पता था कि ऑप्शन ई तनिष्का ही देगी। चलो अभी करो सॉल्व, 1 मिनट और है। मैम अब आप ही करा दो। ठीक है, आप सब वो कुंग फू पांडा की तरह बोलते हो क्या? आप हार मानते हो ऐसा? हाँ या ना? यस मैम। या ठीक है, नाउ दिस पांडा विल सेव यू। कम हियर। देखो ये लिफ्ट वाला केस है, ये बेटा वही वाली चीज है जो भी पहले हुआ था। अभी तो बताया था मैंने कि लिफ्ट के केस में भी हम सेम करेंगे। फिर से आप मेरी ड्राइंग देखो, पहले मैंने रॉकेट बनाया था, बैक टू बैक अब मैं लिफ्ट बना रही हूँ। मुझे भी नहीं पता ये मेरे अंदर भरोसा कहाँ से आ रहा है सब करने का। मैम हम उसमें स्लोप भी तो निकालेंगे ना। अभी रुको तो सही, स्लोप तक पहुंचेंगे, सुनो पहले। देखो ये जो लिफ्ट है, ऑब्वियसली इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है ना? यस इस बात मैम। में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि रेस्ट से लिफ्ट अपवर्ड मूव करने लगी। आप इस लिफ्ट में ही बैठे हुए हो, यू आर बाबू भैया, बाबू भैया लिफ्ट में ही है। अब बाबू भैया को क्या पता लिफ्ट मूव कर रही है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन सही करने के लिए वी नीड टू यूज सूडो फोर्स ना, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दिस इज द टेंशन। अब एक बात बताओ बच्चे, यहां से आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो T इज इक्वल टू mg प्लस ma, अर्थात mg प्लस a हो जाएगा ना। m हमको पता है, g हमको पता है, a इज व्हाट? a इज द स्लोप ऑफ VT ग्राफ। यस मैम। बस यस मैम। कर दीजिए सॉल्व, फिर क्या ही है। मैम ये MA नीचे कैसे लग रहा है? बेटा मैंने बोला दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। पता है वी हैव टू काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इज लाइक अ प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वो वाले होते हैं जिसमें आप न्यूटन के लॉस लगा पाते हो, लेकिन जहां पर आप न्यूटन के लॉस ना लगा पाओ उन्हें बोलते हैं नॉन इनर्शियल। यूजुअली वो एक्सेलरेटेड होते हैं, मूविंग होते हैं, मतलब एक्सेलरेटेड वाली चीजें। अब देखो कैसे, सोचो यहाँ पर आप हो, आप ग्राउंड पर हो, ठीक है सृष्टि, राइट? यस। और ये तनिष्का अंदर चढ़ी हुई है लिफ्ट में। अब यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, ठीक है, और लेट्स से दिस बॉक्स इज 2 kg। या फिर ऐसे सोचो, और थोड़ा सिचुएशन सही करते हैं, कि तनिष्का जो है वो वेइंग मशीन पे खड़ी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि तनिष्का वेट बताओ भाई कितना दिख रहा है तुमको। तो तनिष्का ने अपने हिसाब से सोचा कि लिफ्ट तो मूव करते हुए इसको नहीं लग रही ना, तो क्या कहेगी बताओ? mg वेट है। mg वेट है, बट सृष्टि यहां पर है ग्राउंड पर। सृष्टि ने कहा कि तनिष्का पर एक mg लग रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रही है, यानी कि एक इस पर फोर्स इस तरीके से अपवर्ड भी लग रहा है ma। तो अगर इससे पूछेंगे कि तनिष्का क्या वेट बताओ, तो इसने रीड करना है कुछ m, लेट्स से g a प्लस g माइनस है समथिंग,
यस मैम। यस ठीक है, मैम। अभी ना मैं बहुत ही ब्लंट अजम्पशन ले रही हूँ जस्ट ये दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, बाकी अपन किसी क्वेश्चन से किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। आपको प्रॉब्लम दिख रही है, एक ही रीडिंग के दो डिफरेंट वेरिएशंस आ रहे हैं। अब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, वेट तो एक ही होगा ना, ये थोड़ी होता है कि एक ही इंसान का एक ही सिचुएशन में 2-3 बार कुछ अलग अलग वेट आ जाए। तो ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम होती है जब आपके पास क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो बस एक सिंपल सी बात है कि इस प्रॉब्लम को, इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये बोला जाता है कि भाई आप अगर उसी सिस्टम में हो तो आप सिंपल सा एक काम करो कि आप मोशन जिस भी डायरेक्शन में हो रहा है आप उसके अपोजिट उसको लगा दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सूडो फोर्स। सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स फोर्स ऐसा कुछ नहीं है, बट वी अज्यूम ताकि हम न्यूटन के लॉज उस फ्रेम में लगा सके। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही सही है, क्योंकि इसका डिटेल डिस्कशन तो वैसे तो एक लेक्चर बन सकता है जो कि बनाया भी है, आप देख सकते हो उसको। नहीं देखना तो मुझे बता देना, अपन किसी दिन कोर्स सही से करके वन शॉट ले लेंगे। फिलहाल इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास टेंशन आ गई mg प्लस ए इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अब आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि इन्होंने T1, T2, T3 दे रखा है, फटाफट निकाल दो। देखो T1 के लिए, T1 इज दिस वाला ना, दिस पीरियड। 6:5:7 आ रहा है। देखो इसका फटाफट से बेटा निकालो स्लोप। ए आ जाएगा 2/2, नहीं 2/4/2 परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज 2। ठीक है, तो इस रेड वाले रीजन में आया, अरे यार ये वाले रीजन में आया, कितना आया बेटा 2x, 2 स्लोप आया इसका। फिर आप ये वाले रीजन में देखो, इस वाले रीजन में तो 0 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा माइनस का 2, माइनस का 2, ये माइनस का 4 है, माइनस का 4, -4। ठीक है 2 0 -4। ये T1 T2 T3 की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके एक्सेलरेशन से किसी 4 होगा ना, 0 से 2 है ना बेटा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 4/2 हो जाएगा, राइट। यस मैम। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास T1 T2 T3 की कॉरेस्पॉन्डिंग 204 आ रहा है, बस फटाफट से इनको रख दो यहाँ पर। तो आपके पास T1 आ जाएगा, m कितना है, m कितना है, 100 kg। ठीक है, m तो चलो सेम है, हटा देंगे। g हो जाएगा आपका 10, 10 + 2 12, दिस इज फर्स्ट। T2 हो जाएगा आपके पास 0, है ना, सॉरी 0 नहीं होगा, 10m, नहीं g भी तो है ना बेटा, a तो 0 है सिर्फ। अच्छा हाँ और T3 हो जाएगा आपके पास 10 - 4 यानी कि 6 है। अभी T1 रेशियो T2 रेशियो T3 पूछ रहे हैं, आप पुट कर दीजिए, m से m गया 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 गया, और ये आ गया आपके पास 12 रेशियो 10 रेशियो 6। आई गेस आप इसे लिख सकते हो 6:5:3, 6:5:6:5:3, ऑप्शन 2। समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस सही है। अच्छा हुआ हम लोग अभी ना ऑफलाइन क्लास में नहीं है, वरना मैं ऐसे पूछते पिंकी प्रॉमिस, समझ में आ गया। और जैसे ही आप मुझे पिंकी प्रॉमिस के लिए पिंकी फिंगर देते आई विल ब्रेक इट, और फिर आप कभी पिंकी प्रॉमिस नहीं कर पाते। चलिए इसी बात पे, इसी शुभ विचार के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फिर ये प्रॉब्लम फिर से आप लोगों की थ्रू ही आई, पता है मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने 6-7 प्रॉब्लम भेजी, तो क्या है कि मेरे को क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करने पड़े। A uniform row so lies on a table that part of it lays over, chips याद आ गए। The rope begins to slide when the length of hanging part is 25% of entire length। ठीक है, देखो उन्होंने बोला कि जो रस्सी है ना कुछ ऐसे है कि जब उसका 25% पार्ट हैंग हो जाए तब वो स्लिप करनी स्टार्ट करती है, स्लाइड करनी स्टार्ट करती है। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन रोप एंड टेबल। समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ जी, यस मैम। मैंने ऐसे चेन प्रॉब्लम कराई थी अगर आपको याद हो तो। सेंटर ऑफ मास से करते हैं उनको सॉल्व। ओके फटाफट से सॉल्व करो फिर। 10 पॉइंट बनाकर ना। कूल 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 5 6 बन जाओ भाई। और यहां से हमने ऐसे 25% पार्ट नीचे गिरा दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि कैसे क्या होने वाला है। सॉल्व कीजिए, बताइए, थोड़ा सा सहारा दे देते हैं यहाँ पे। यस, आपको टाइम दे देती हूँ बेटा, अभी टाइम हो रहा है 15:40।
आप लोग 15:43 तक सॉल्व कर दीजिए। मैम ऐसा हो सकता है कि जो आज आप क्वेश्चन करा रहे हो या जो आपने कल कराए थे उनमें से कोई क्वेश्चन टेस्ट में आ जाए। मैं इस बात पे यही कहना चाहूंगी, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि तुम जब क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम ऐसे करोगे खुशी मैम मिल जाए बस, आज क्या ही कराया था उन्होंने रिवीजन क्लास में। 60 क्वेश्चन आएंगे, 45 आएंगे ना बच्चे, 60 क्यों आएंगे? मैम डर लग रहा है क्या होगा, कुछ भी नहीं आता। बस क्वालिफाई हो जाए बस इतना ही चाहिए हमें तो। कितने कम में संतुष्ट होने वाले Yes, बच्चे ma'am. हैं। मैम मेरे को क्वालिफाई की उम्मीद भी नहीं है। बेटा तनिष्का 200 भी मुश्किल से आते हैं। कितने? 200 भी पिछली बार भी 200 आए थे। तो इतने इतना क्यों कर रखा है, इतना प्यार तुमने, मतलब लाइक करो थोड़ा और, इसे कैसे चलेगा? मैम सबसे ज्यादा टेंशन बायो में लग रही है, उसमें तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा। खिलाड़ी हो रखे हो आप सब, हाँ, खतरों मतलब आप के इतना ज्यादा खिलाड़ी। डिमोटिवेट और मैम ज्यादा मैं बायो का सबसे ज्यादा पोर्शन आ रहा है, दिक्कत यही है। मेरा सिर्फ मैंने ना आपसे एक बायो ही पे कहना है मैम कि क्या? डरने की जरूरत नहीं है। तुम जितना कॉन्फिडेंट हो उतना पढ़ लो सबसे पहले, ठीक है? और फिर जहां तुम्हें लगता है कि यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, वहां पे अक्कड़ बक्कड़ में वो खेल लो लॉजिकली थोड़ा सा, और बस उतना करके। और ज्यादा करने के चक्कर में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं कराना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अभी के लिए इस स्टेज पे स्किप्ड क्वेश्चन इज बेटर देन द नेगेटिवली करेक्ट। मैं समझ रही हूँ, रॉन्ग अटेम्प्ट वाला। मैम ज्यादा से ज्यादा स्किप करना है Yes, क्वेश्चन। ma'am. हाँ, मैम नेगेटिव मार्किंग से बचो ना, नेट अपना सही रखो जो इतना भी तुम करके जा रहे हो, यस मैम, है यस ना? मैम। मैम जो क्वेश्चन में सोचते हैं ना Yes, एक ma'am. क्वेश्चन तो पक्का ठीक जाएगा, वो क्वेश्चन पक्का गलत जाता है। और जो क्वेश्चन में सोचते हैं पक्का गलत जाएगा, वो पक्का सही जाता है। अब मैं सोचती Yes, 10 ma'am. क्वेश्चन सही जाएंगे, 2 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन सही जाते हैं, 10 क्वेश्चन गलत। और ये टेस्ट में ज्यादा होता है। समस्या है आप लोगों के साथ। मैम मैंने एक बायो का चैप्टर पढ़ा और जब मैंने इसके क्वेश्चंस करे तो एक भी क्वेश्चन को समझ नहीं आया, सारे गलत। अब मैं आई कैन सोचती हूँ फील कि इट। क्या होगा पेपर में। पता है मैंने ऐसा किया था मैथ्स के साथ, मैंने ना मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, वो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और अब देखना कभी मौका मिले तो, मैथ्स की बुक में लास्ट एक्सरसाइज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, और भाई साहब उसमें 17 या 16 क्वेश्चन थे। मैंने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया 16th क्वेश्चन तक, राइट? एक भी सही नहीं था, एक भी। अगले दिन पेपर था मेरा, मैं बंद करके सो गई कि 16 क्वेश्चन करे मैंने। जो होगा अब देखा जाएगा। तो आई कैन कंप्लीट अंडरस्टैंड कितना तकलीफ होती है इस बात से। मैम बट इस टेस्ट का ये भी है ना, फिर टीचर्स देखेंगे कि हाँ भाई बच्चे ऑफलाइन में नंबर नहीं ला रहे, इसका मतलब ऑनलाइन में भी मैं तो पूरा जज करूंगी, जहां पे ही किसी बच्चे के 50 नंबर का वेरिएशन आया ऑनलाइन ऑफलाइन में, बस। मेरे तो ऑनलाइन भी इतने अच्छे नहीं आते। अरे Yes, ma'am. ऑनलाइन में भी खराब आता है। ऑनलाइन का टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो रहा फिजिक्स का कुछ दिन, वो कुछ संडे से। ऑफलाइन तो क्या ही तनिष्का, होगा। मुझे बहुत ज्यादा ही मन कर रहा है कि तुम मिलो मुझे जरा रास्ते में। बताती हूँ मैं तुमको। मैम रास्ते मैम में कहीं नहीं, से रिटर्न धक्का दे मिलेंगे। दो। भाई ऐसे नहीं करो, अच्छे से करो। चलो वाला क्वेश्चन कराती हूँ। एक बात बताओ, इन्होंने बोला 25% ऑफ इंटायर लेंथ, ये नीचे लटका हुआ है। यहाँ पे से पता है 2-3 बातें पकड़नी है और आपका काम बन जाएगा। एक तो पकड़ना है आपको यूनिफॉर्म, ठीक है? एक पकड़ना है आपको 25%, और एक ये है बिगिंस टू स्लाइड, और आपको ये तो फाइंड आउट करना ही, तो ये तो आपको मतलब देखना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले, सबसे जो हमने इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टिंग में देखा, दैट इज दिस यूनिफॉर्म थिंग। आपको बैकग्राउंड में से कोई म्यूजिक, कोई शोर कुछ तो नहीं आ रहा ना? नो मैम। नो मैम। ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ,
ठीक है, तो मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ला 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 ला, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि 25% से क्या पता चलता है फिर कि दिस इज दी 1/4 पार्ट ऑफ द लेंथ, सॉरी ऑफ द रॉड या जो भी है ये चेन, और ये 3/4 बचा, तो जब यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ ना कि दिस इज m/4 एंड दिस इज 3/4m, राइट? यस राइट। अब एक बात बताओ, जो फ्रिक्शन बदतमीजी करेगा वो 3/4m के साथ करेगा ना, भाई इतना पार्ट तो हवा में लटक रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको तो किसी बात से। यस मैम। यस नो? तो बहुत ही सिंपल एक लाइन में आपका आंसर आएगा, आपको सिर्फ सिस्टम इक्वेशन लगाना है इस पूरे सिस्टम का। कौन सा फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, अप्लाइड फोर्स क्या है इस पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दिस पार्ट ओनली, समझ रहे हो? यस मैम। तो ये हो जाएगा m इंटू जी, इतना फोर्स खींच रहा है, तो यही फोर्स म्यू एम जी के बराबर आएगा। अब ये m क्या है, दिस m इज ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो ये वाली चेन की वजह से आ रहा है, और बेटा ये इसको m प्राइम मान लो, तो कितना आ जाएगा, म्यू m/4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई जी, समझ रहे हो? अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रख के अपन काम कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन दी थी कि बिगिंस टू स्लाइड है, जस्ट अभी शुरू हुआ है कार्यक्रम, समझ रहे हो? इस वाली बात से मैंने ये फोर्स अप्लाइड और फ्रिक्शन वाली चीज सेम सेम रख दी। अब देखो m/4 से m/4 कैंसिल, g से g कैंसिल, क्या हुआ, सॉरी म्यू इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया, ठीक है, which is 0.3333 मत कर दो, and this is your answer. Cool? यस मैम। मैम एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी बिल्कुल। तो बात है पुराने समय की, जब ये चेन हमें बोला गया था कि यूनिफॉर्मली, हमारे पास एक चेन है, यूनिफॉर्म रोप है, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म रोप से आपको मतलब निकालना है कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। अब आपने जब 1/4 लेंथ हैंग कर दी, तो बेसिकली कितना मास आपने हैंग कर दिया भाई? अगर L लेंथ पे m मास है तो L/4 पे m/4 मास हो जाएगा, ये सुनो। यस मैम। Cool. m/4 हैंग कर रहा है, 3m/4 रेस्ट कर रहा है ना। द थिंग इज कि इन्होंने बोला कि जैसे ही आपने m/4 हैंग किया, उतने पर उतना फोर्स आया कि वो रोप को स्टार्ट कराए स्लाइडिंग कराना। तो बेटा ये याद है ना आपको, ऐसा कब होता है? देखो फ्रिक्शन का आपने कैसे ग्राफ देखा होगा कभी, कि पहले फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शन बराबर है, फिर क्या होता है एक पॉइंट के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच हो जाता है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कहानी है जहां बिगिंस टू स्लाइड वाली बात चलती है कि इसके बाद हल्का सा भी फोर्स बढ़ा तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझे? यस मैम। ओके, कहने का मतलब ये है, एक और शब्द में समझाती हूँ मैं। देखो ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर, ये रहे आप, थोड़ा पास बनाते हैं, ठीक है। और ये आपने इस बॉक्स को धक्का लगाया। अब ये बॉक्स ना 8 न्यूटन की फोर्स से ही मूव कर सकता है। आप 2 न्यूटन लगा रहे हो, आपने 1-2 बंदे और खड़े कर दिए, वो भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो तकरीबन ऐसा हुआ कि आपने जैसे ही इसे 8 न्यूटन पे करा, अब ये क्या कर रहा है, पहले आपने यहाँ पे 6 लगाया, इसने 6 लगा दिया, आपने 4 लगाया, इसने 4 लगा दिया, 5 लगाया, इसने 5 लगा दिया, 7 लगाया, इसने 7 लगा दिया। करते करते जब आपने इस पे 8 न्यूटन फोर्स लगाया, अब ये बिगिंस टू स्लाइड वाली सिचुएशन में आ गया। और ये वही पॉइंट आपको दे रखा था, इसलिए मैंने फोर्स अप्लाइड बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शन के रख दिया था, ठीक है। बस कूल कूल। यस मैम। चलिए अभी वाला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे बोला है a 5 kg block is resting on a frictionless plane. It struck by a jet, okay, releasing water at the rate of this, emerging with the speed of this. Calculate the initial acceleration of the block. Initial acceleration निकालना है, it's 1549 right now. 1552 तक ट्राई कर लीजिए and then let me know. मैम ये क्वेश्चन ना मेरे को समझ ही नहीं आया था। ओके, आप मतलब ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप भी रुको,
बाकी बच्चे एक बार ट्राई करो, मम्मी ट्राई बस करना क्वेश्चन है या मॉडरेट है? इजी है। बस यहाँ पे ना एक चीज देखना कि यहाँ पे 3 kg पर सेकेंड, मतलब इतना, ये मास वेरिएशन का क्वेश्चन है। सॉरी मैम, कॉल आ गई थी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं बच्चे, ये वाला क्वेश्चन था, आप उससे मतलब पहले वाला आपने सुन लिया था। ये जो है यहाँ मास वेरिएशन है और आपको स्पीड कांस्टेंट दी हुई है। थोड़ा सा सोचो कि कैसे होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैम ये वाली लाइन समझ में है, रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर मतलब 1 सेकंड में 3 kg जो है उस पर जा रहा है, 3 kg रिलीज हो रहा है वाटर उसके ऊपर। जेट जो पानी, मतलब जैसे फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इस पे बैठा हुआ है आराम से, इसको पानी का फोर्स ऐसे 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 फोर्स कर रहा है। ये वाली चीज है बेसिकली, जिसकी वजह से स्पीड 4 मीटर पर सेकंड कुछ आ रही है। इनिशियल एक्सेलरेशन आपको निकालना है। मैं ही बता दूं, बताऊं? एक बात बताओ, न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है ना कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या है, v तो कांस्टेंट है बट मास वेरी कर रहा है, तो आपको ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिखनी होगी। v का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, dm/dt आपको 3 दिया हुआ है, तो आपके पास 12 न्यूटन फोर्स आया, राइट? अब फोर्स आपके पास है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, f/m, राइट? इट इज 12/5 ना। m यहाँ पे किसका लिखोगे, ब्लॉक का ही तो लिखोगे। तो 12/5 सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 10, 2.0। दिस इज द आंसर। समझ में आया? सिर्फ ये एक पॉइंट था जिसमें हम अटक सकते थे, और अटकना मतलब लाजमी भी है क्योंकि बहुत जल्दी हम ये वाले क्वेश्चंस देखते नहीं। तो आई वुड से कि इट्स अ नाइस क्वेश्चन, ठीक है, जहां मास वेरी करता है। तो बता दो। देखो ये तो न्यूटन का लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो स्टेट करता है, द फोर्स दैट यू अप्लाइड इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा मोमेंटम एम वी होता है, दो फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास 95% केसेस में एम कांस्टेंट होता है, बट ये एक ऐसा केस है जो आप यूनिट से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर मास वेरी कर रहा है, ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट ऑल दो। तो हमने वही वाली चीज रखी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख दिया और इसको dm/dt। एक बार बताओ, अच्छा चलो एक चीज छोड़ो, एक चीज मुझे बताओ, आप लोग कैसे लिखते हो? अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि d/dt ऑफ mv निकालो, तो इसको सही तरीके से लिखने का तरीका तो यह है ना कि सबसे पहले आप एक फंक्शन को बाहर लिखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेशन करो, फिर आप पहले फंक्शन को बाहर रखो और दूसरे फंक्शन का डेरिवेशन करो। अब जब आपको बोल दिया कि आपके पास b कांस्टेंट है बच्चे, तो आप तो फिर इसको 0 बोल दोगे ना कि रेट ही नहीं है, तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो आपके पास सिंपल नहीं आ गया, v dm/dt, वही तो लिखा है मैंने। जो हम अब तक नॉर्मली केस करते थे उनमें क्या होता था, dm/dt 0 होता था, लेकिन एक स्पेशल क्वेश्चन है जहां पे मास वेरी कर रहा है, बस उतना ही पॉइंट था, बाकी तो बड़ा इजी था। आपने एक बार फोर्स निकाल लिया, फोर्स के बाद आप मास ऑफ ब्लॉक रखना, याद रखने वाली चीज, कभी 3 kg यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मास ऑफ ब्लॉक, और देखो आपके पास आंसर आ गया। डन, आगे चलें। वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट, एक बार बताओ ना। देखो इसमें कांस्टेंट, देखो इसमें बोला हुआ है ना विद द स्पीड ऑफ दिस, इसने वेलोसिटी के बारे में कोई आपको वेरिएशन नहीं दिया, कुछ रेट नहीं दिया, रेट तो आपको यहाँ गिवन है मास को लेकर, फिर क्वेश्चन ही आपको बता रहा है बेटा। तो मैम जो वाटर की जेट है उससे कोई चेंज नहीं होगा उसकी स्पीड में? नहीं, एक बार देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। एक 5 kg का ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन एक जेट क्या कर रहा है, उस पर पानी गिरा रहा है, कितना रेट पे गिरा रहा है, 3 kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 kg पानी उस पर फेंक रहा है, और इमर्जिंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एक्सपीरियंस करो, एक बार आपने टैप खोल दिया, तो आपने जब टैप खोल दिया आपने फिक्स कर दिया ना स्पीड, अब बार बार उसको टैप को इधर उधर नहीं कर रहे, तो निकलने वाला स्पीड तो फिक्स है, फिर तो अमाउंट ऑफ वाटर ही है ना जो पर सेकेंड हम दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आ रहा है, तो वो वाली चीज है ये। थोड़ा फील हुआ? यस मैम। ओके कूल, चलिए ये वाले क्वेश्चन पे आ जाए। अब यहाँ से मेरे क्वेश्चन से स्टार्ट है, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। आपको एक फोटो दिया हुआ है और आपसे कहा है कि दिस इज एक्सटी ग्राफ, आप इम्पल्स के बारे में बताओ।
t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेके t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर। बताइए। हम इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम होता है। यप, तो बताओ तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? भाई यही तो आपको बताना है कैसे करना है। हाँ, एरिया निकालेंगे। देखो एरिया से बात बनेगी क्या? x बाई टी है, x वर्सेस t का ग्राफ है। सबसे पहले ये देखा करो कि हमको ग्राफ क्या दिया है, ठीक है। xt का स्लोप तो हमें वो देता है वेलोसिटी। देखो एक काम और करो, बल्कि इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा इजी पड़ेगा। हाँ, ये टाइम दे रखा है ना, इसको हटा दो। अब देखो, अभी आपसे बोल रहा है कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ ईच इम्पल्स, ठीक है। एक वर्ड कनेक्ट कर दो, ईच इम्पल्स, क्योंकि ये जिस पेपर में आया था ना उस पेपर में इसी फॉर्म में आया था, ये टाइम वगैरह गिवन नहीं था, ईच इम्पल्स करके लिखा हुआ था, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। जब आपको लगे कि नहीं हो रहा तो आप बस वाला सेंटेंस बोल देना, कुंफू पांडा वाला। क्या बच्चे? मैम इसका ऑप्शन ए होगा क्या? ओके, और बल्कि एक चीज और, नीचे वेलोसिटी है ना? क्या बेटा? नीचे नहीं, एक्स वर्सेस टी। एक मिनट रुको, बड़ी ड्राइंग करनी पड़ रही है इसमें को। अभी क्वेश्चन काफी इजी और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। अब बताओ, ए आ रहा है। पक्का? यस मैम। मेरा तो ए ही आ रहा है, पता नहीं गलत है या मैम सही। क्योंकि इम्पल्स का फॉर्मूला मोमेंटम mv लग जाएगा। ओके चलो मैं बताती हूँ। अब मैं बताती हूँ, सिंपल है। आपको यहाँ पे चलो मास दिया हुआ है, उसको इधर लिख देते हैं 0.4 kg। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। आप लोगों को सबसे पहले इम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि मैम इम्पल्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। अगर आपको फोर्स दे रखा है तो आप F.dt से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दे रखा है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। और इस फॉर्मूले को अगर मैं और आगे एलेबोरेट करूं तो इट वुड बी v फाइनल माइनस v इनिशियल। आई गेस दिस वन इज द करेक्ट फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन। यस मैम। राइट? यस मैम। क्योंकि m मेरे पास है, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब आप एक बात बताओ, ईच इम्पल्स की बात हो रही है तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वी विल स्टडी वन पोर्शन, क्योंकि बाकी सब तो सेम हो जाएगा। वही यही वाला ग्राफ, तो ये पोर्शन तो रिपीट हो रहा है, राइट? तो मैं सिर्फ एक चीज पकड़ लेती हूँ कि ये रहा मेरे पास, थोड़ा सही से बना देती हूँ यहाँ पे, इस तरीके से, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अभी फिलहाल यही देखते हैं। यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, इधर 0 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है। दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। और बेटा ये वाला पॉइंट आपको 2 दे रखा है। अब आप ध्यान से देखो तो मैं इसमें ना थोड़ी सी मार्किंग कर देती हूँ कि एक है आपके पास, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, दिस इज ए एंड दिस इज बी वाला पॉइंट, ठीक है, ओ ए बी। अब आप एक बात बताओ, ये जो ओ ए है इसका पॉजिटिव स्लोप है ना? यस मैम। यस और मैम। जो ए बी है उसका नेगेटिव स्लोप है ना? पता है बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत गलत था जिस टाइम ये आया था, मतलब लाइक काफी बच्चों ने वाली गलती करी थी, क्योंकि वो लोग एक चीज भूल जाते हैं कि इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको कुछ नहीं करना है, 0 से 2 तक आप v इनिशियल निकाल दीजिए। v इनिशियल आप निकालेंगे tan थीटा कर विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस 2/2, सिंपल आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन जब आप v फाइनल निकालोगे, और v फाइनल निकालोगे आप ए बी से, तब आपको ध्यान रखना है बेटा कि v फाइनल निकालते हुए भी आप tan थीटा ही यूज करोगे, लेकिन आप उसे -2/2 करोगे, -1। रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्लोप नेगेटिव है। जब आपके पास ये दो कंडीशंस आ गई, फिर आप इसको पुट कर दीजिएगा इस वाले अपने एक्सप्रेशन में। तो आपके पास इम्पल्स आ जाएगा, m है 0.4,
ठीक है। बी फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और वी इनिशियल माइनस का 1। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी थी, वरना आप चाहो तो डायरेक्शन भी लिख सकते हो आई कैप। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, इट वुड बी माइनस का 0.8 न्यूटन सेकेंड, लेकिन आई जस्ट नीड 0.8 एंड दैट वुड बी इजी, मतलब यू नो दैट वुड बी द आंसर फॉर मी। पॉइंट सी, सॉरी ऑप्शन सी चलेगा। क्वेश्चन मैम दिखाना। हाँ जी बेटा। मैम इसमें स्लोप नेगेटिव वाला आपने कौन सा बताया था, जब मैम ये डाउनवर्ड जा रहा है? हाँ, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप ऐसे देखो, आप हमेशा स्लोप कैसे निकालते हो। देखो स्लोप निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। आप चाहो तो tan थीटा वाला तरीका यूज कर सकते हो, आप चाहो तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 भी यूज कर सकते हो। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे स्लोप निकाल कर दो AB का, तो आप इसे कैसे करोगे। आप ऐसे तो लिखोगे कि मैम YB माइनस YA डिवाइडेड बाय XB माइनस XA, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, यस मैम। अब आप YB बताओ कितना है, 0 है ना y एक्सिस, B पॉइंट इज दिस डाउनवर्ड वाला, ये वाला पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, राइट। यस मैम। तो 0 रख दीजिए। YA कितना हो जाएगा, 2 रख दीजिए। एक सेकेंड बच्चे, XB हो जाएगा आपके पास, बोलो 4, 4 यस मैम। और XA हो जाएगा आपके पास 2। आप इसे सॉल्व करिए, -1 ही आ रहा है आपका, जैसा मन वैसा करो, बस ये थोड़ा सा ना लेंदी हो जाएगा, तो अपने को लेंदी चीज से बचना है। ठीक है, इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कि मैम इसका स्लोप देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और आपको पता है कि 10 90 डिग्री, सॉरी अगर मतलब थीटा बड़ा हो 90 डिग्री से, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो स्लोप नेगेटिव आता है, tan थीटा नेगेटिव आता है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। हाँ अब बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। मैम जो हमें टाइम दिया था वो 0 से 2 और 0 से 4 दिया था क्या? नहीं, वो उन्होंने पता है ऑप्शंस भी फिर उस हिसाब से देने थे इम्पल्स के। जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन था वो ये वाले फॉर्म में था, उसमें टाइम इंस्टेंट नहीं दिया था, ईच लिखा हुआ था, क्योंकि ये रिपीटिंग वाला इम्पल्स है। ठीक है, हाँ हर्षित एक मिनट रुको जरा, हर्षित क्या बोल रहा है, जल्दी से बोलो हर्षित। इसमें एक ट्राइंगल का निकालना था क्या? नहीं बेटा, एक ट्राइंगल, हाँ मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, इसमें इम्पल्स निकालना है इतने पोर्शन में। अब ध्यान से देखो, यही तो वापस रिपीट हो रहा है, तो आप एक ही निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा बाकी सबका भी। ठीक है, ईच इम्पल्स वो आपसे पूछ रहा था। अगर आप पहले वाला देखते ना, तो उसमें वो 0 to 2 और 2 to 4 ऐसे ब्रेक करके था, लेकिन हमको वाला मतलब मैं वो वाला नहीं कराना चाहती थी, मैं आपको जस्ट PYQ कराना चाहती थी जैसा था। ठीक है, अब आगे चलूं, इफ इट्स ओके। ओके यस मैम। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में बोला है एक पार्टिकल है जो m मास का है, रेस्ट पर है, ओरिजिन पर है, मतलब एट टाइम t is equals to 0, इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स आपको दे रखा है F0 e की पावर माइनस BT, यानी कि एक वेरिएबल फोर्स है। वो आपसे पूछ रहा है VT वर्सेस, मतलब V एज अ फंक्शन ऑफ T वाला ग्राफ बताइए कौन सा सही होगा। तो बेसिकली आपको फोर्स दे रखा है, देखो ये वाली फोर्स याद रखना, ये है, आपको पोजीशन दे रखी है, V एज अ फंक्शन ऑफ T आपको प्रेडिक्ट करना है। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम, क्वेश्चन तो समझ आया पर ग्राफ समझ नहीं आ रहे। ग्राफ ऑप्शंस में है, देखो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब वो आपसे V एज अ फंक्शन ऑफ T की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा इजी तरीका ये है कि आप V का डिपेंडेबिलिटी T पर निकाल लो कि V और T वेरी कैसे कर रहा है। तो उस इक्वेशन से आप कुछ हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो, वगैरह वगैरह कर सकते हो। तुम कैसे डिपेंड कर रही है? हाँ वो तो वही तो निकालना है, दैट्स द क्वेश्चन। फिलहाल उन्होंने ये बोल दिया है आपको कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज अ बॉल, ठीक है, ये मास m है, एट t इज इक्वल्स टू 0, u इज 0 है। ठीक है, फिर हमने इस पर क्या करा बेटा, एक फोर्स लगाई, और ये फोर्स कैसी लगाई है, F इज इक्वल्स टू F0 e रेज टू द पावर माइनस BT। अब आपको बताना है कि V एज अ फंक्शन ऑफ T क्या है, कौन सा ग्राफ सही एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन समझ आया? मैम है मैम आ गया। मैम एक बार और समझा दो। ओके, देखो हमारे पास मास m है जो इनिशियली रेस्ट पर है,
फिर हमने उस पर एक टाइम वेरिंग फोर्स लगाई, एक ऐसी फोर्स जो समय के साथ चेंज हो रही है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इस केस के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ कौन सा होगा। अभी क्लियर? यस मैम। हाँ जी, बताइए फिर। सोचो सोचो सोचो। मैम एक बार ग्राफ पूरा दिखाना, अभी हाँ ऑप्शन जी नहीं आ बेटा, रहे ए और बी। देखो देखो। मैम आप भी करा दो। हाँ बिल्कुल, बस समय कम मैम है इसलिए इसमें मैं आपको इसमें फोर्स की रिलेशन वेलोसिटी के साथ बतानी है। फोर्स का नहीं बच्चे, वेलोसिटी और टाइम का बताना है। v एज अ फंक्शन ऑफ t, दैट्स हाउ यू रीड इट। ठीक है, इसे कोई ऐसे पढ़ते हैं कि v एज अ फंक्शन ऑफ t बताना है। चलो कोई इशू नहीं, देखो एक अच्छा क्वेश्चन था तो हाँ जी बच्चे बोलो नंदिनी। रिपीट कर दो। हाँ मैं बता रही हूँ ना, देखो यहाँ पे हमें बोला है t इज इक्वल टू 0 पे u 0 है, m मास का कोई पार्टिकल है अपने पास, और उसको हमने f फोर्स दी है। f फोर्स का आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे t है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि किसी टाइम t पर लेट से ये पार्टिकल यहाँ आ गया, उस टाइम इसका वेलोसिटी क्या होगा। यही तो पूछ रहा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t। और वो बता रहा है कि जो भी वेलोसिटी होगी वो बता दो कौन सा ग्राफ इन चारों में से बता पा रहा है। तो उसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। मैम मैं भी बी ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा, बी तो लेके नीचे तो हर्षित अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि ग्राफ देखना है? एक बार सॉल्व कर लेते हैं फिर ग्राफ देख लेंगे, ठीक है बाद में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए? एफ है, एम मास है, तो दे नहीं रखा है। मैम मास कुछ भी। एम दे रखा है ना, मास एम दे रखा है। काम करते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू एफ बाय एम। बेटा एफ नॉट ई माइनस बी टी बाय एम। और आप बोलोगे कि मैम अब तो इजी हो गया, एक काम करते हैं एक्सेलरेशन आ गया v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, और वहीं आपने गलत कर दिया। एक बात बताओ, v is equals to u plus 80, s is equals to ut plus half 80 square, या v square is equals to u square plus 2as, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगाते हो। बट अगर आप एक वेरिंग टाइम वेरिएबल फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन भी तो वेरिएबल है ना। इफ दिस फोर्स इज वेरी, लगाएंगे। यस, वो वाली चीजें लगाएंगे जो हर केस में मतलब यू नो स्टैंड ट्रू करती हैं। अब देखो ये एक वेरिएबल फोर्स है आपके पास, कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज ऑल्सो वेरिएबल इन नेचर। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट समथिंग जो काम करे इस केस में, एंड दैट इज ए को आप लिख सकते हैं dv बाय dt, एफ नॉट बाय एम ई की पावर माइनस बी टी। अब बेटा एक बात बताओ, इसको मैं कैसे करूंगी, थोड़ा बहुत सही इक्वेशन बन जाए। एक काम करते हैं, व्हाट आई फेल्ट कि dt उधर भेज देते हैं, क्योंकि उधर है ना e माइनस बी टी, तो कुछ हो पाएगा, राइट? अभी आपको क्वेश्चन ने खुद बोला था कि जब t इज इक्वल्स टू 0 है तो u इज इक्वल्स टू 0 है, जब t इज इक्वल्स टू t हो गया तो v इज इक्वल्स टू v हो गया। यही तो अपने को चाहिए था। वी नीड समथिंग जिसके बेसिस पे हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकें। अभी हमारे पास आ गया है, अब निकाल दो फटाफट रिलेशन। इधर आ जाएगा v, मतलब अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली, दैट्स द क्वेश्चन। v आ गया आपके पास, f नॉट और m ये दोनों कांस्टेंट हैं। e की पावर माइनस bt का जब आप इंटीग्रेशन करोगे हमेशा ध्यान रखना वो का वही रह जाएगा, और जो t का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, इस तरीके से 0 से लेके t तक। अब आप एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हो? f नॉट माइनस एम बी, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, e का पावर माइनस bt माइनस e का पावर 0। हमेशा मैंने मतलब हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये जो आपके पास आया है e की पावर 0, इट इज ऑलवेज 1। किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 आता है। यस, तो आपके पास ये आ गया। अब आप इस माइनस को कंज्यूम करा दीजिए अंदर, एंड इट वुड बिकम एफ नॉट एम बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी, एंड बेटा दिस इज योर v। मैम कोई ये दिक्कत? v इक्वल टू में माइनस एफ नॉट बाय एम कैसे आया, मतलब माइनस कहाँ पे आया, कैसे आया फिर?
बेटा ये माइनस बी टी है ना, द कोफिशिएंट ऑफ टी एज पर द डिफरेंशिएशन होगा इसका बीटी का। तो ये बाहर वाले में, हाँ तो ये बाहर आया ना, माइनस भी नीचे आ गया, माइनस भी बाहर भेज दिया तो माइनस ऊपर आ गया। अच्छा ओके मैम। ओके ये आपके पास देखो, मैं बोली थी ना कि टी एज अ फंक्शन ऑफ वी निकालो, ये आपके पास रिलेशन आया। अब आपके पास जो ये रिलेशन आया बेटा, इससे फटाफट से बताओ कैसे निकाल पाएंगे हम ग्राफ को। तो मुझे एक काम करते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पे इसको स्टडी करते हैं। एक काम करो, थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने छोड़ा हुआ भी है। ये देखिए p इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास f नॉट बाय mb और 1 माइनस e की पावर, सॉरी 1 माइनस e की पावर माइनस t, राइट, यही है ना, माइनस bt। अब एक बात बताइए, इसको आप 2 इंस्टेंट पे स्टडी करो, ठीक है, इसको आप 2 इंस्टेंट पे स्टडी करो। सबसे पहला इंस्टेंट होगा आपका एट t इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा इंस्टेंट होगा आपका एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। बेटा जब आप t इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तब आपको फील होगा कि मैम यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ये तो क्या चला गया, 1 माइनस 1 0 हो गया ना। देखो इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एम बी 1 माइनस, बेटा e की पावर माइनस 0 मतलब इट इज 1 ना, तो 0 आ गया अभी। अब ध्यान से देखो किस किस ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है, तो आई गेस ये भी t इज इक्वल्स टू 0 पे v 0 है, यहाँ भी और यहाँ भी। याद है ना ये v एज अ फंक्शन ऑफ t बोला है, तो ये तो सारे ग्राफ सही है इस पॉइंट पे। अब एक काम करते हैं, t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे देखते हैं, फिर कुछ बन जाए बात वहां पर। तो जब आपने t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करा तो आपके पास v आ जाएगा f नॉट बाय एम बी 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 हो गया ना, देखो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। यस मैम। तो आपके पास बचा f नॉट बाय एम बी, यानी कि बेटा v t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब वो देख लो कि जहां पर t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे v कांस्टेंट हो रहा है, तो मेरे को समझ में आता है कि ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि वो तो डाई कर रहा है नीचे, है ना। ऑप्शन बी नहीं, डी नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे वो ऐसे नीचे जा रहा है कि 0 को टच करने वाला है। तो या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इस क्वांटिटी का। यहाँ पे है एफ नॉट बी बाय एम, यहाँ पर है एफ नॉट बाय एम बी, और मेरा जो क्वेश्चन है उसमें आ रही है वेलोसिटी एफ नॉट बाय एम बी। तो आपको मिल गया यस मैम, बी ऑप्शन एफ नॉट बाय एम बी, ये वाला बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट वाला कांसेप्ट समझ नहीं आया। आप देखो ना t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी में जब आपने एक्सप्रेशन पुट करी है, यहाँ पे कहीं t आ रहा है, v इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एम बी पे। अगर t नहीं आ रहा तो कांस्टेंट हो गया ना, बिकॉज़ t इज द फैक्टर व्हिच ब्रिंग्स द वेरिएबिलिटी, वही नहीं है। मैम टी की वैल्यू पुट करके डालेंगे, t की वैल्यू हमने खुद पुट करी है 0 और इन्फिनिटी, ताकि हम एक रिजल्ट निकाल पाए। हाँ तनिष्का, मैम यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो वो 0 कैसे हो गया, ये समझ नहीं आया। बेटा e की पावर माइनस इन्फिनिटी को आप 1 बाय e की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हो। किसी की पावर इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी ही होता है, और 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। अच्छा ओके मैम। ओके, तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये ग्राफ को लेकर। तो आई फेल्ट की याद नहीं करना भाई, समझ में आया कि नहीं? ज्यादा ही अच्छा था। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इजी है। द क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक ब्लॉक है m मास का which is placed on a surface with a vertical cross section represented by the equation y is equals to x cubed by 6. If the coefficient of static friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping. बढ़िया क्वेश्चन है मैम, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लाए हो, सिर्फ आपके लिए प्यार, बस मैं हमेशा ऐसे कि बच्चों को क्या पढ़ाऊं ऐसे करके ले आई मैं, अगर खुश हो जाएंगे। सच में रोना ही आ रहा है कि कल के टेस्ट में कुछ नहीं होगा। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ये मैं तुम्हें बहुत डिफिकल्ट करा रही हूँ। आप क्यों करा रहे डिफिकल्ट? क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी के टेस्ट के नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे बड़ी बातें नहीं। द थिंग इज कि तुम्हें मैं मतलब देखो क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है, पर तुम इतने डिफिकल्ट कर जाओगे तो मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है कि तुम वहां इजी वाले क्वेश्चंस कर लोगे टैकल। ठीक है, अब आपका भरोसा उठ रहा होगा, हम नहीं कर पा रहे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो मैं करवा तो रही हूँ, मैंने जो करवाया है, जो एक्सप्लेन किया है, उसको जाके कर लेना। यस मैम, वो तो कर लेंगे बस। और मतलब डरने की जरूरत नहीं, मैं सही बताऊं, मैं
मेजर टेस्ट का पेपर देखकर भूल चुकी हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं, ना मैंने ये स्लाइड बनाने से पहले मेजर टेस्ट देखा, ठीक है। तो ये लाइक मेरा अपना पर्सनल है कि तुम लोग इतना सही क्वेश्चंस कर लो, तो कोई मेरे को मेजर टेस्ट का कोई आइडिया नहीं है, तो कुछ भी प्रेडिक्ट मत करना 12th वालों की तरह, ठीक है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पता है यही करते हैं वो लोग, वो अपने आप ही कहते रहेंगे मैम ये वाला आएगा ना, ये वाला आएगा ना, और फिर अपने आप मान लेंगे कि आएगा, फिर वो नहीं आता है, फिर कहते हैं मैम आप झूठ बोल रहे थे। भाई मैंने तो बोला ही नहीं, खुद ही मान रहे थे तुम लोग कि आएगा ये। मैम आप देख सकते हो पर मेजर टेस्ट। हाँ देख सकती हूँ मैं, पर मैं नहीं बता भी देखूंगी। सकते हो। कर तो मैं सकती हूँ। एक लाइन थी, मैं जहाँ से ज्ञान लेती हूँ बहुत ज्यादा, वहीं से मैंने ली थी वो लाइन, इंस्टाग्राम, और वो था कि आई नो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस ऐसे करके, बट आई कैन नहीं, आई नो इज डिफरेंट फ्रॉम आई कैन। So I know where the paper is, I know how difficult the paper is or how easy it would be, and I know that I should share it with you, but I cannot. ऐसा ज्यादा डीप बात हो गई, नहीं समझ पाए? फिर से बोल दो एक बार। नहीं एक्चुअली मैं लाइन ही भूल गई, इसका एसेंस मैंने खराब कर दिया। या कल को याद करके आऊंगी तब सुनाऊंगी मंडे को। थोड़ा याद, ग्रेविटेशन होगा ना। हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पूरा हो गया ना। हाँ भाई मैंने देखा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारा 7th ऑफ उससे चल रहा था, मतलब 7th मंथ से, 7th के बीच से कहीं से स्टार्ट हुआ था, 8 9 मतलब ज्यादा ही हो गया, खिंच गया। खैर बीच में आपका पेपर भी तो थे। फाइनली ग्रेविटेशन है, वो ग्रेविटेशन ना अच्छे से करना। टेस्ट ना आ रहा है ग्रेविटेशन? नहीं 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 भाई, अरे डर गए तुम मंडे से, सोमवार से। अरे तुम बात मत करो, जल्दी करो ये। ध्यान रखना विदाउट स्लीपिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? एंगल ऑफ रिपोज, याद है? मैम बस ये टर्म याद आ रहा है। मैम इसका एक क्वेश्चन भी थी, याद नहीं आ या रहा है। अरे बस वो बता दो। कर लोगे? मैं चेक करती हूँ। मैम फिर ट्राई करेंगे, क्या पता हो जाए। लीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिखते होगे कि म्यूज इक्वल्स टू tan थीटा। यस मैम मिल गया। It is defined as the maximum angle at which blocks stay in rest, theta at which block is just about to slide. क्रिटिकल केस हो गया। अगर थीटा थीटा आर से छोटा हो तो स्लाइडिंग नहीं होती, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जल्दी करो फिर, इतनी सारी बातें तुमने पढ़ के सुनाई दी हैं तो। मैं बताऊं? बताइए। यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6। अब एक बात बताओ, अभी जैसे तनिष्का ने अपने ज्ञान से बताया हमें पढ़कर कि दिस इज थीटा और इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अभी जो ब्लॉक है बेटा, ये अगर मैं बोलूं कि अपनी क्रिटिकल सिचुएशन में विदाउट स्लिपिंग प्लेस्ड है, मतलब क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, विदाउट स्लिपिंग वाला केस है। हम एक काम करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज का कुल मिला के अपने पास एक ही फॉर्मूला है, हम बस उसे ही लगा देंगे, न्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, tan थीटा निकालूं कैसे मैं? तो tan थीटा हमेशा ध्यान रखो, इट इज द स्लोप। आपको गिवन है ये एक्सप्रेशन, राइट? व्हाट आई सेड कि थीटा इज tan थीटा इज ऑलवेज द स्लोप, यानी कि dy by dx। तो जस्ट कैलकुलेट dy by dx।
आपके पास क्या आएगा जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके 1/6 ऐसे ही रखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा x²/2 पक्का हाँ जी बेटा बताना ये स्लोप वाला हमें d by y dx। = x³/6 ये है क्या मतलब जनरली? ये बेटा आपको इन्होंने वो दे रखा है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अ ब्लॉक ऑफ मास दिस ऑन अ सरफेस विद अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये ऐसे समझ लो कि आपको ना ग्राफ काइंड ऑफ चीज दे रखी है तो वो सरफेस, लेकिन कई बार क्वेश्चन होता है ना कि ग्राफ का दे दिया हो, वैसे वाला है ये, कंबाइंड फॉर्म है, लाइक थोड़ा सा टिपिकल, बस इसको ड्रॉ करना है और कुछ नहीं है। बता दो dy by dx कैसे आया, ठीक मतलब स्लोप में। dy by dx इज दी स्लोप। किसी भी ग्राफ में मैं आपको बोल दूं y वर्सेस x का ग्राफ है तो उसमें स्लोप बताओ तो आप dy by dx ही तो निकालते हो, tan थीटा जिसे बोलते हो। यस मैम। तो यहाँ से 1/6 हमने कॉमन ले लिया। अब आप x³ का क्या कर दो, स्लोप निकाल दो, क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा, है ना। तो x²/2 आ गया, स्लोप आ गया आपके पास। म्यू कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 0.5 दे रखा है, ठीक है। म्यू कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है। इन्होंने आपसे बेसिकली x का वैल्यू पूछा है, वो आप बता दीजिए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मैम म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं कि 0.5 इज इक्वल टू tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा x²/2। यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 1, लेकिन हमको x नहीं एक्चुअली y इज इक्वल टू x³/6 का वैल्यू चाहिए विच इज 1/6 मीटर्स, ठीक है। दिस इज द आंसर। बता दो फिर से कैसे सॉल्व किया आपने। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें दूं एक ग्राफ इस तरीके से कि बेटा ये x वर्सेस t है, कुछ भी ऐसा मैंने कर्व दे दिया और मैंने आपसे बोला x इज डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली और t इज टाइम, आई नीड वेलोसिटी, कैसे निकालोगे x/t बोलो। x/t नहीं जिसने डाउट पूछा था वो बच्चा बोलो। tan थीटा निकाल। हाँ तो इसको आप ऐसे तो निकालोगे dx/dt करके। यस मैम। d क्यों आएगा, सिर्फ x/t नहीं आएगा। बेटा dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। जब हम dt टाइम के लिए जाते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस चीजों के लिए जाते हैं, तो हम dx/dt यूज करते हैं। अपने को अगर बहुत सारा आइडिया ना हो, छोटी चीज का आइडिया हो तो भी हम निकाल सकते हैं, वैसी वाली चीज है। अब आपने dx/dt क्यों करा, एक बार बताओ, ये x है कहां पर, इस टाइम y एक्सिस पर है ना, और x एक्सिस पे क्या है t है, तो बेसिकली आपने स्लोप निकाला है। ये ऐसे आपको समझ नहीं आता तो एक चीज और देखो, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, और लेट्स से कोई ऐसा ही कर्व है, मैं बोलूं कि मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ये इतना एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। फिर आप tan थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, अगेन y अपॉन x ही करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हर जगह dy/dx। तो दिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड कि एक स्लोप को आप ऐसे ही डिफाइन करते हो इस तरीके से, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करा, एक यही हमारे पास कुल मिला के ले दे के फॉर्मूला था, म्यू हमें गिवन था, हमने tan थीटा इस इक्वेशन से निकाल लिया बाय डिफरेंशिएटिंग इट, ठीक है। जब हमारे पास x²/2 आया, हमने इसको वापस गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया और वहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें x की नहीं y की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। इज दैट डन? यस मैम। ठीक है मैम एरिया अंडर द कर्व को फाइंड करते हैं। क्या बेटा? एरिया अंडर द कर्व को फाइंड करते हैं। एरिया अंडर द कर्व आपको इंटीग्रेशन वाली चीजों में दिखता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें आप एरिया अंडर द कर्व करते हो, है ना। जहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है वहां पे आपको क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व मिलता है। जहां पे डिफरेंशिएशन है वहां आपको स्लोप मिलेगा। ओके चलिए अभी वाला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। आप एक बार पहले पेन कॉपी से कर लो, फिर हम ऐसे करेंगे कि आपको पेन कॉपी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। द क्वेश्चन इज अ मास ऑफ 10 kg suspended vertically by a rope from the roof. When a horizontal force is applied on the rope at some point, the rope deviated at an angle 45 degree at the roof point.
If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force applied is. बढ़िया क्वेश्चन। अभी समय हो रहा है 16:25। आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? मैम 6 बजे। ठीक है मैम 100 न्यूटन। ओके। लग रहा है। मैम गलत था मैम। ऐसा क्यों बोला भाई? सही है। सही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना ये? मुझे नहीं पता। मैं तो ऐसे बोलूँ, अपने कॉन्फिडेंस ऐसे कैसे खोया कि गलत है? सही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैम क्योंकि सही आंसर आता नहीं है ना जल्दी। भाई ये सही है यार, देखो तुम ऐसे बोल रहे हो, इसलिए मुझे अभी बताना पड़ रहा है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। पता है क्योंकि आपने बोला था स्टार्टिंग में ये बहुत इजी है। अरे मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ, सीरियस लिया करो मुझे। देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको फटाफट से। आपको एक रूफ दी है, रूफ मतलब रिजिड सपोर्ट, लटका दो। ठीक है। फिर यहाँ पे पहले ना एक ऐसे रोप है, रोप पे ये कुछ लटका हुआ है। हमने क्या करा, रोप को एक जगह से पकड़ के सीधा कर दिया, बस सीधा नहीं, थोड़ा सा डेविएटेड कर दिया। शैतान हो आप लोग। अब ये ऐसे कुछ हो गया। ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करा, आपने एक पॉइंट पे एफ फोर्स लगाई। अब देखो ये रूफ वाले पॉइंट से 45 डिग्री डेविएट हुआ ना, यानी कि ये पार्ट भी 45 डिग्री होगा। यहाँ पे टेंशन जारी होगी, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए, टी कॉस 45 डिग्री, और इधर आ गया टी साइन 45 डिग्री। अब नीचे क्या है, यहाँ पर mg है। अब क्योंकि आपने फोर्स लगा दी, इसलिए एक ही रोप होने के बावजूद भी यहाँ पे टेंशन डिफरेंट हो गई। यहाँ टी प्राइम हो गया, अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो इधर टी प्राइम, ऐसे समझ रहे हो, क्योंकि आपने फोर्स लगाई, इसीलिए कहानी आपने वहां पे चेंज कर दी। मैंने बोला कि बेटा ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। अगेन इक्विलिब्रियम इज व्हाट? अ स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी कि नेट फोर्स इज 0 ऑन दिस पार्टिकल। हाँ जी नंदिनी। मैम मतलब यहाँ पे टी डस्ट टेंशन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपने फोर्स लगाई ना, पहले यूनिफॉर्मली था तब तो टेंशन सेम थी, टी डबल प्राइम, टी डबल प्राइम, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने यहां से पकड़ के खींच दिया तो आपने उसको मतलब उसमें फोर्स लगा दी ना, इसीलिए वो टेंशन चेंज हो गई। समझ में आया? यस मैम। अगर नहीं आया तो बता दो, कोई इशू नहीं है, फिर से कुछ देख लेंगे जुगाड़ करके। टी कॉस 45 इज टी प्राइम एंड टी साइन 45 इज एफ। बेटा एक बात बताओ, टी प्राइम क्या होगा? जब ये सब कुछ बैलेंस में है तो टी प्राइम तो एम जी के बराबर होगा। ठीक है। एम कितना दे रखा है आपको? 10 kg का ब्लॉक दिया हुआ है, तो टी प्राइम हो गया 100 न्यूटन। अब आप यहाँ पे पुट कर दो भाई, टी प्राइम आप यहाँ पे पुट करोगे 100। ठीक है। तो उससे क्या आएगा कि भाई टी रूट सॉरी टी बाई रूट टू इज इक्वल्स टू 100, और यहाँ से टी का वैल्यू आ गया 100√2। मुझे चाहिए एफ का वैल्यू, तो मैंने टी साइन 45 में पुट किया, विच इज टी रूट टू इज इक्वल्स टू एफ, यानी कि 100√2 डिवाइडेड बाई √2 विच इज एफ, यानी कि 100 न्यूटन। बोलो सिंपल है? यस मैम। यस बट मेरा पॉइंट ये है कि क्यों ही कैलकुलेशन करनी। आपको बोला था यहाँ पर कि आपके पास ये रही रूफ, ठीक है, यहां से इस तरीके से आपने उसको चेंज किया, दिस इज 10 kg का ब्लॉक। अब एक बात बताओ, एक्चुअल में जो टेंशन है वो ऐसे इस लाइन के अलोंग तो जा रही है। ठीक है। ये फोर्स आपने लगाई है एफ, और ये जो इधर फोर्स आ रही है दैट इज 100 न्यूटन ना, 10 g। यस मैम। अगर बेटा ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 45 डिग्री है। यस मैम। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 100। 1 f by 100 सिंपल आ गया, f इज इक्वल्स टू
100 न्यूटन। और वैसे भी हमें तो ये चीज लाइक वेक्टर से पता ही होनी चाहिए कि अगर कहीं दो जगह पे रिजल्टेंट वेक्टर 45 डिग्री पर जा रहा है तो ये दोनों वेक्टर सेम है, राइट? राइट? यस मैम। यस ठीक है, मैम। चलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और चाहो तो मैंने आपको पूरा बता भी दिया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई नो समय हो गया है आपका, बट ये लास्ट क्वेश्चन है बस पक्का। यहाँ पे हमें बोला है वी हैव टू ब्लॉक्स A and B of masses 1 kg and 3 kg which are kept on the table as shown in this figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2. Between B and the surface table is also 0.2. अर्थात यहाँ भी coefficient of friction 0.2 है और यहाँ भी coefficient of friction 0.2 ही है। ये आपसे पूछ रहे हैं the maximum force F that can be applied on B horizontally so that the block A does not slide over the block B. स्लाइड ना करे वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। प्यारा सा क्वेश्चन है। 1631 हो रहा है, 1633 तक कर लो ट्राई और फिर मुझे बता दो। मैम क्या बेटा? 14 न्यूटन आ रहा है। ओके ठीक है। 4 न्यूटन कैसे आएगा? 4 तो ऑप्शन में नहीं है सृष्टि। नहीं नहीं, फोर्थ ऑप्शन मतलब अच्छा 12 4 न्यूटन। ऑप्शन, ठीक है 12 न्यूटन। और तनिष्का आपका कितना है? 14। अच्छा ई ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अरे ठीक है। But you know what I like ki at least you tried. That is the most important thing. Yeah. Should I also give you one? I give you 3, 4. There's so many. मैम 60 न्यूटन। 16. यस मैम 16 न्यूटन। Okay. तो हमारे पास 3 तो ऑप्शंस के तो दावेदार हैं। प्लीज कोई 8 न्यूटन और बोल दो प्लीज। आई इंसिस्ट। अब तो पक्का मेरा ही गलत। 8 न्यूटन। 8। थैंक यू कोमल। बहुत मजा आता है मुझे जब बच्चे किसी ऑप्शन में भेदभाव नहीं करते। क्या आप बेटा बोलो? 8 न्यूटन तो फ्रिक्शन आ रहा है। अच्छा, पर फिर भी कोमल ने हमारी बात पूरी कर दी। दैट इज इम्पोर्टेंट। शिवानी कैसे आया 16? लाइक मतलब आप ऐसे बता सकते हो जैसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पहुंच आया, क्योंकि वो भी एक वैलिड तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चंस को। आई फेल्ट इट। नहीं सीरियसली बोल रही हूँ मैं। 12th वाले ऐसे बोलते हैं हम तुक्का मारा है। मैंने कहा था कि एक चॉकलेटी क्वेश्चन है, 8 बच्चों ने वो सही तुक्का मारा था। मेरे को डर लग गया कि भैया 5-5 रुपए की भी चॉकलेट देनी पड़ी तो 40 चॉकलेट 40 रुपए जाएगा। आपको पता है 40 रुपए में 2 बार ई रिक्शा हो जाता है।
छोले भटूरे। वही तो तुम्हारा तो ऐसे तो काम नहीं। मैंने फिर उनसे पूछा बेटा कैसे आया, अरे तुक्का। मैंने कहा बहुत सही। लिटरली वैसे वो गाना गाया था उन्होंने, तुक्का। तुक्का गलत है क्या? नहीं तुक्का सही है। ऐसे तो मैंने पूछा शिवानी, दिस इज द करेक्ट आंसर, लेट्स सी हाउ। देखो आपको ना स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी और आप इसे स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना। सबसे पहले खाना खा लीजिए, नहीं, सबसे पहले आप FBD बनाओ, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, एक बात बताओ, आपके पास ये जो ए वाला ब्लॉक है, मास दे रखा है ना, इसका 1 kg दे रखा है। ठीक है बेटा, इस वाले ब्लॉक का आप डायग्राम बनाओ। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा 1g। इस पे जिस सरफेस पे ये रखा है, यानी कि बी की सरफेस पे, उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन एन आएगा, और तो कुछ नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, फिर आप इसमें ए ब्लॉक का वेट भी तो ऐड होगा। तो करा तो है 1g। अच्छा ठीक है, ओके। अब बी ब्लॉक बनाते हैं। बी ब्लॉक दिया है 3 kg, यानी कि 3g डाउनवर्ड। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसकी वजह से एक एन ऐसे, मतलब बेसिकली आएगा तो यहाँ पर मैंने उसे आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और एक इसमें जिस 4G एक्ट नहीं करेगा? क्या इसमें 4G एक्ट ही नहीं करेगा? 4g क्यों एक्ट करेगा? आ तो गया ना, उसकी वजह से, वेट की वजह से जो हो रहा है। अच्छा ओके। और यहाँ पे एक जाएगा ऊपर बेटा एन प्राइम, जो जिस सरफेस पर ये है वो, प्लस आपने इस पर एक फोर्स लगाया हुआ है, और वो फोर्स आपने लगाया है F। राइट, अब एक बात बताओ, आप एक काम करो, अपने सामने ना एक कॉपी रखो, एक कॉपी के ऊपर छोटा सा कुछ चार्जर वार्जर का कुछ वो रख दो, कुछ भी रख दो, लाइक छोटा सा चीज। तो आप देखोगे कॉपी के साथ वो छोटी सी चीज भी जा रही है। आपने फोर्स कॉपी पे लगाया, तो छोटी सी चीज क्यों जा रही है आगे? कौन उसे लेके जा रहा है? न्यूटन साहब तो बोल के गए थे कि भाई अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो छोटी चीज जो आपने ऊपर रखी हुई है बुक के या कॉपी के, किसी भी चीज के, वो तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा ना उस पर, फोर्स आप नीचे वाली चीज पे लगा रहे हो। तो एक्चुअली उसको जो लेके जा रहा है, उसकी जो स्टेट चेंज कर रहा है बेटा, वो है फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन क्यों आया है? क्योंकि इस फोर्स की वजह से एक फ्रिक्शन यहां पर भी आया होगा। राइट, यस मैम। समझे? देखो ये जो ब्लॉक इसके ऊपर बैठा है, ये कहेगा अरे मतलब ये जो बी वाला ब्लॉक है, ये उससे कहेगा भाई मैं तो आगे जा रहा हूँ, तू पीछे क्यों जा रहा है, आगे चल। तो ये जो आगे चल उसने बोला, ये है। ये क्या कहेगा ए ब्लॉक कि बी भाई तुम आगे क्यों जा रहे हो, तुम पीछे रहो। तो इसलिए बी पर आया पीछे फोर्स। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ जी सृष्टि। मैम ये जो आपने बी वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन बनाया नीचे, तो मैम ये समझ नहीं आया। बेटा ए वाला वाला M। ब्लॉक जो है, वो नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स व्हिच ऑलवेज कम्स इनटू द पिक्चर व्हेनेवर देयर इज अ कांटेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी के बीच जो सरफेस है उस पर नॉर्मल रिएक्शन आया। तो देखो ए पर मैंने अपवर्ड लगाया है, बी पे डाउनवर्ड लगेगा। मैंने वो ऊपर ना बना के नीचे बना दिया, बस। अच्छा ओके। है ना, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर वाली चीज है। अब एक और और ये चीज जो M बताओ। प्राइम है ये टेबल की वजह से लगा है। हाँ जी, अब एक चीज बताओ, ये वाला जो ब्लॉक है बड़ा वाला, ये टेबल पे भी तो आगे जाएगा, टेबल भी तो उसे रोकना चाहेगी। तो एक फ्रिक्शन और लग रहा होगा, इसे एफ प्राइम बोल दो। समझ में आई पूरी पिक्चर? यस मैम। चलिए, अब आपने जब मैम इसका एफबीडी, करेक्ट, हाँ जी बेटा, मैम इसका करेक्ट ऑप्शन है ना? 16। अब देखो, अब आपके पास जब ये एफबीडीज आ गए, तो आप स्टेप 2 में मैक्सिमम फ्रैक्शन निकालो। सॉरी, फ्रैक्शन नहीं, फ्रिक्शन। तो सबसे पहले आप 1g वाले ब्लॉक के लिए जब कैलकुलेट करोगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा फर्स्ट वाले ब्लॉक, यानी कि इस ए वाले ब्लॉक के लिए। ठीक है, यहाँ पे ए ही लिख देते हैं। ए वाले ब्लॉक के लिए आपके पास फ्रिक्शन क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन। बेटा म्यू एस तो 0.2 है, और एन कितना आया है, एन इज इक्वल्स टू जी, यानी कि 10 आया है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 न्यूटन। फिर आप कैलकुलेट करो मैक्सिमम फ्रैक्शन, अरे यार फ्रैक्शन ही निकल रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फॉर बी वाला ब्लॉक विच इज म्यू एस एन प्राइम। म्यू एस तो 0.2 है, अब इस पे एन प्राइम कितना है, देखो 3g और प्लस 1g, 4g हो गया ना। एन प्राइम इज इक्वल्स टू 4g, यानी कि 40। आपने सॉल्व किया, 8 न्यूटन आया। बोलो कोई समस्या इस स्टेप तक किसी को?
नो नो No, मैम। ma'am. ठीक है ना। अब आपने स्टैटिक फ्रिक्शन भी निकाल दिया, अब बारी आती है एनालिसिस की। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चे, ये 8 न्यूटन बता क्या रहा है? ये 8 न्यूटन आपसे बेसिकली यही तो कह रहा है कि अगर तुम यहाँ पर 8 न्यूटन के बराबर या उससे कम फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यस और मैम। जब ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इस एफ का कोई फील ही नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्मॉल एफ का। यस और नो? यस एक बार ये तो दोबारा बता दो। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है नेचर का। आपने यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी, ये 2 न्यूटन आपको दे देगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। 3 न्यूटन करा, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 जैसे लगाओगे ना, क्योंकि यहाँ पर 8 आया है कैलकुलेट करके। जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स 8 करी, अब ये तैयार है मूव करने के लिए। मूव तो अभी भी नहीं होगा क्योंकि अभी भी 8 न्यूटन आपने दिया, 8 न्यूटन इसने लगा दिया। जैसे ही आप 8.0001 लगाओगे ये मूव करेगा। समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, अब फटाफट से बस इसका एनालिसिस लिख देते हैं कि भाई अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स 8 न्यूटन से ज्यादा लगाई देन बोथ ब्लॉक विल मूव। ठीक है, ये काम होगा। अब हम जब फोर्स लगाएंगे तो हम यही काम करेंगे कि ब्लॉक मूव करना चाहिए। बस अब आप इक्वेशन लिख दो। लेट्स से पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई? खाली फ्रिक्शन एफ ही तो लेके जा रहा है इसको, ए वाले ब्लॉक को। तो आप लिख दोगे फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आप सेकंड इक्वेशन लिख दो। बेटा सेकंड इक्वेशन इस ब्लॉक बी के लिए कौन कौन लेके जा रहा है? भाई वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो एफ फोर्स माइनस एफ प्राइम और माइनस एफ, यही तो आएंगी फोर्सेस। यस मैम। दैट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब पता है एक चीज और याद रखना, जब आपने 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दी, क्योंकि हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये अब स्टैटिक फ्रिक्शन से बदल के काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा तो उसका वैल्यू फिक्स 8 न्यूटन। तो कुल मिला के आप इक्वेशन लिख सकते हो यहां पर कि F माइनस 8 is equals to 3 into A. This is your equation number 2. कोई दिक्कत किसी को? नो नो मैम। बहुत बढ़िया। यहां से आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, F से F कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा F माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4A। ठीक है, वी एडेड द इक्वेशंस। आप इसको सॉल्व करिए। यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आया F माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। कोई समस्या यहां तक? नो मैम। चलिए, अब आपके पास बेटा एक्सेलरेशन आ चुका है। ठीक है, फ्रिक्शन और बाकी सारी चीजें आपके पास है ही। अब एक बात बताओ, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हो, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन बढ़ेगा ना? कैसे पता चला हमें? क्योंकि आपने ही मुझे ये इक्वेशन दी थी, F इज इक्वल्स टू A। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं F के बराबर भी तो लिख सकती हूँ। अब खुद सोचो, अगर F बढ़ेगा तो F, ये वाला F भी तो बढ़ेगा। यस और नो? नहीं आया समझ? यस मैम। यस मैम। देखो थोड़ा सा टिपिकल पढ़ रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। मैम एक बार और समझा दीजिए। हाँ, यस यस। आप एक बार बताओ, नूर यहाँ तक आ गया? बोलो कहाँ पे दिक्कत आई? हेलो मैम थोड़ा ऊपर से। हाँ हाँ, कोई नहीं, बताओ बताओ कहाँ से? स्टेप 2 1 कहाँ से? मैम 2 से। ठीक है, ये हमने ना मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाला। आप हमेशा ध्यान रखो, फ्रिक्शन अपने पास 3 टाइप का होता है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। तो बेसिकली काइनेटिक रोलिंग को हम एक ही मान लेते हैं, मोशन वाला फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो बेटा सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, लेकिन ये भी एक लिमिट तक होता है ना। आपको पता है ना, आप थोड़ी सी भी फोर्स से किसी ब्लॉक को नहीं हिला सकते, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ती है, तब कोई ब्लॉक हिलता है। तो वो जो रेंज है ना, जैसे आपने 2 न्यूटन लगाई, ब्लॉक ने भी 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा दिया, ब्लॉक नहीं हिला। तो एक बात बताओ, इफ दिस इज द ब्लॉक, इस पर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और फ्रिक्शन ने भी 2 न्यूटन ही लगा दिया, तो ब्लॉक हिलेगा क्या? नेट फोर्स 0 है ना ब्लॉक पर, यस मैम। नहीं हिलेगा। सपोज देखो, आपने कैलकुलेट करा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालने का, जिसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हो, फॉर्मूला होता है म्यू एस एन।
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। आपने इसको कैलकुलेट करके 8 न्यूटन निकाला। जब तक आप यहाँ पे 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे बेटा ब्लॉक मूव नहीं करेगा। आप 7 न्यूटन लगाओगे, ये भी 7 न्यूटन लगा देगा। आप 6 लगाओगे, ये भी 6 लगा देगा। समझ रहे हो? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, एडजस्ट कर लेगा वो। जैसे ही आपने 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाई बेटा ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो मैंने यही लिखा है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 8 न्यूटन से ज्यादा हो गई तो बोथ ब्लॉक विल मूव। अब जब दोनों ब्लॉक्स मूव करने लगे तो मैंने बोला कि ए डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। हाँ सृष्टि? मैम जैसे जो ए वाला ब्लॉक है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 2 न्यूटन की है, तो अगर हम उस पे 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ब्लॉक गिर नहीं जाएगा? तो वो अलग चीज आएगी ना। यहाँ पे तो अभी हम स्लाइडिंग डाउन की बात करें। हमेशा ध्यान रखो ये फ्रिक्शन डिपेंडेंट है इस वाली फोर्स पे ना, तो पहले आप इस वाली फोर्स को डील करो फिर उस पर जाएंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके। और अगर वो हाँ स्लाइड डाउन कर जाएगा वो अगर मूव करिए तो। अब देखो हमने दोनों के केसेस में मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाला, ये वाली कंडीशन समझी। अब हम इक्वेशंस लिख रहे हैं। तो हमने पहले छोटे वाले ब्लॉक के लिए लिखी कि भाई इसमें तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, बैकवर्ड कोई फोर्स है ही नहीं। तो हमने इसीलिए फ्रिक्शन को नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है? फ्रिक्शन, और 1 इंटू ए। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इससे आप यही तो बोल सकते हो कि छोटा वाला फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ए। ठीक है ना? ओके मैम। ओके। अब आप बी वाला ब्लॉक जरा स्टडी करो बेटा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक ये फोर्स लग रही है और एक ये वाली फोर्स लग रही है। जब मैंने आपको केस बोला कि ये हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो बेटा नीचे वाला जो फ्रिक्शन है जो फ्लोट दे रहा है ब्लॉक को वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया और वो हो गया 8 न्यूटन। बस आपने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, कैपिटल एफ का आपने वैल्यू निकाला इस तरीके से। आपने खुद बोला था कि मैम फर्स्ट इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू ए है, तो ये स्मॉल एफ का वैल्यू हो गया। मैं तो बस आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर आप कैपिटल एफ को बढ़ाते जाओगे तो स्मॉल एफ भी तो बढ़ता जाएगा, है ना? यस मैम। अब क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि आप हमें वो वाली फोर्स बताओ कि ब्लॉक स्लाइड ना करें। ये बोल रहा है कि ब्लॉक स्लाइड ना करें। अगर मैं चाहती हूँ कि ब्लॉक स्लाइड ना करे ऊपर वाला तो मैं 2 न्यूटन से आगे फोर्स नहीं लगा सकती। मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन ऊपर तक पहुंच जाए बस उतना ही मैं काम कर सकती हूँ। तो मैं इस एक्सप्रेशन में यही करने वाली हूँ कि मैं यहाँ लिखूंगी फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एफ माइनस 8/4 द मैक्सिमम फ्रिक्शन इट कैन बी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, एफ मैक्स रख दीजिए, माइनस 8/4 कर दीजिए, एफ मैक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, एफ मैक्स माइनस 8 और यहां से आपके पास एफ मैक्स आ गया बेटा 16 न्यूटन। कूल। इतनी फोर्स तक विदाउट स्लिपिंग वाला काम हो जाएगा। आपने इससे ज्यादा फोर्स लगाई तो वो स्लिप हो जाएगा। समझे? यस मैम। यस मैम। सो थैंक यू। ठीक है, अच्छा क्लास था आज का, मुझे बहुत मजा आया। आपकी शांति भी बता रही है आपकी तरफ को भी कि आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप बहुत सारे सेशंस चाहते हो। हाँ कोमल। मैम कल के टेस्ट में इतने हार्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बेटा ये हार्ड थे? यस मैम। कैसी बात कर रहे हो, मेरे मैम, बच्चों ये को तो सारा बहुत आता है। easy थे। देखा? मैम, ये तो बहुत थैंक यू easy सृष्टि। थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैम इतने इजी क्वेश्चन ना आज तक ना देखे ना कभी देखना चाहते। यस हमेशा मैम, डिफिकल्टीज ही इतने पसंद है आपको। मैम इतने इजी थे कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि इसको ऐसे करते हैं। आई नो आई नो। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं सही बता रही हूँ, पता डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने मतलब लाइक क्वेश्चंस कराए क्योंकि मुझे कराने का मतलब था कि आप लोग ये वाले क्वेश्चंस एक बार देख लो, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, बिलीव मी, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाते हो, अपने नोट्स रिवाइज करके जाते हो, ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी। कल की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज का सिर्फ आपको प्रेशर हैंडल करना सिखा देगा। मैं सही बता रही हूँ, मैंने एमटी पेपर जो देखा था वो मेरे दिमाग में नहीं था जब मैंने स्लाइड्स बनाई थी। तो मैं आपको कुछ गारंटी नहीं दे रही कि आप रिलेट करो ही करो। ठीक है, आपने भी बोला था मेरी क्लासेस इंडिपेंडेंट जाती है रिविजन वाली, तो आई फोकस ऑन द बिगर पिक्चर एंड दैट्स योर नीड। कूल मैम। हाँ जी। मैम बस एक चीज और बता दो, बस हाँ एक जी। क्वेश्चन लास्ट।
कि मैम एक ट्रायंगल है, उसके ना चारों कोनों पे वेट रखा हुआ है, तो जो नीचे वाली एक्सिस है उसके अराउंड वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मैंने आपको ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस बताया है, 3 ट्रायंगल के तीनों कोने पे, mh²/6, राइट, यूज दैट। अब पता है उसमें भी तरीका होता है निकालने का, मैंने एक क्वेश्चन बल्कि आपको कराया भी था, एक्चुअली मैंने वो हटा दिया, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुको जरा। देखो थैंक यू के सिर पे बना रहे हैं हम, एक ये और एक ये। अब आप बोल रहे हो कि यहां से आप पास करा रहे हो, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, दोनों मासेस तो इसी पे पॉइंट पे आके सिर्फ आपको इसका बताना है जो कि h डिस्टेंस दूर है, तो आप इनर्शिया निकाल सकते हो। एक तरीका हो सकता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी जो एक्सिस है वो इसके अबाउट पूछ रहा है, तो ये वाला तो इसी पे एक्सिस पे आ गया, इसका हटा दोगे, ये कुछ जो भी डिस्टेंस आपको दे रखा है, सपोज a दे रखा है उतनी दूर है, नहीं उसका स्क्वायर और ये का। बैठो बेटा स्क्वायर का भी सेम ही है,